नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे वीक बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला और सोमवार को किस तरह की तैयारी के साथ आपको रणनीति बनानी चाहिए भारतीय बाजारों में। चलिए सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं और दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, साथ ही इस पूरे वीक में किस तरह का प्रदर्शन रहा, ये सब समझ लेते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। देखिए, ऑल टाइम हाई लगाने का था, निफ्टी ने लगाया भी, गैप के साथ भी बनाया और लेकिन उसके बाद बाजार दायरे में चला गया। यानी कि कुल मिला के सोम और मंगल की जो तेज़ी थी और बुध, बृहस्पति और शुक्र आते आते थोड़ी ठहर गई, हल्की मुनाफा वसूली हुई। तो कुल मिला के आपको जो रिटर्न दिखेगा वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो करीब 1% तक के आसपास का रिटर्न है। लेकिन अगर आप वैसे देख रहे हैं तो मार्केट का जो ब्रेड्थ है वो ठीक बनी हुई है। बाजार के अंदर इस ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अगर 1% का ही सिर्फ रिटर्न है तो इसको बुरा ना माना जाए, क्योंकि अभी भी ये 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। और साथ ही इंस्टीट्यूशनल की तरफ से भी बाइंग का मोमेंटम काफ़ी ज़ोरदार है, जो कि करीब करीब बनता है 70% से ऊपर, जो एफआईआई लॉन्ग होल्डिंग लेके बैठे हैं। खैर, आपको मैं स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स दिखाऊंगा तो उन्होंने निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो हफ्ते भर के हिसाब से तो वो करीब 2% स्मॉल कैप ने, 3% मिड कैप ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है। आते हैं बैंकिंग काउंटर्स पे, तो बैंकिंग काउंटर्स चले भी पहले बहुत स्पीड से थे, तो मुनाफा वसूली भी इनमें थोड़ी स्पीड से हुई है, इसलिए इसका रिटर्न 1% भी नहीं बना। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बाजार के पास अभी भी अपना सुपर बुलिश ट्रेंड कायम है और ये परसेंटेज टर्म्स में नेट आपको पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब है। आते सेक्टोरियल चर्निंग कहाँ पे हुई है, तो ये पूरा हफ्ता रियल एस्टेट कंपनीज के नाम रहेगा। क्या डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, ओबरॉय हो, ये सभी के सभी कंपनीज काफ़ी अच्छी चली, इसलिए रियल एस्टेट इंडेक्स ने करीब 4% का मूव दिया। मीडिया काउंटर्स भी काफ़ी अच्छे चले, जी एंटरटेनमेंट इसमें एक शामिल था, सन टीवी इसके अंदर शामिल है, एनडीटीवी के अंदर भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ शेयर्स थे जहाँ पे अच्छा मूव आपको आते हुए दिखा है। साथ ही माफ कीजिए, मेटल और आईटी दो ऐसे सेगमेंट और हैं जहां पे खरीदारी आपको बनते हुए दिखे, ग्लोबल रिसेशन की चिंताएं कम होने से और यूएस की कमेंट्री आने से। ये जो अपनी स्क्रीन पर आप शेयर्स देख पा रहे हैं, निफ्टी के टॉप गेनर शेयर्स थे। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रिटानिया जैसे शेयर्स दिखेगा, टाटा स्टील दिखेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट दिखेगा और साथ ही दिखेगा बीपीसीएल। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिन्होंने इस बार बेहतरीन रिटर्न दिया है। निफ्टी के अगर लूजर्स चेक करेंगे तो आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया और आईटीसी, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो कि इस बार लाल निशान में बंद हुए हैं। मिड कैप श्रेणी में अगर आते हैं तो वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस का रिटर्न बहुत शानदार था। न केवल हफ्ते भर के हिसाब से, अगर आप मंथली भी चेक करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने दिया है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज में रफ्तार वापस लौट आई है। एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे रिटर्न करीब 14% का। साथ ही आदित्य बिरला कैपिटल्स के अंदर भी हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बनते हुए दिखा, वो शेयर भी 12% के रिटर्न के साथ कामयाब हुआ। मिड कैप श्रेणी के जो लूजर्स थे यानी कि कमज़ोर थे हफ्ते भर में, अगर आप उसको चेक करेंगे तो लॉरस लैब, इसमें खबर आई शेयर टूटा, इसमें एक रिपोर्ट आई थी कोटेक की। इसके अलावा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जिसको हम गैस से जुड़ी हुई कंपनी कहते हैं, साथ ही शेफलर, ये पिछले हफ्ते भी कमज़ोर था, इस हफ्ते भी कमज़ोर है। और साथ ही एनएचपीसी जैसे शेयर्स के अंदर भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है। तो कुल मिला के इस बाज़ार के अंदर इस हफ्ता आपस में टसल रहा बुल्स और बियर के बीच में। फाइनली बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन सेक्टोरियल चर्निंग साफ साफ दिखी। वेटेज बैंकिंग से छटक कर आईटी में चलेगी, ऑटो थोड़ा कमज़ोर हुआ और साथ ही रियल एस्टेट सामने निकल के आया। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ एक्शन था, हमने देखा कि इस पूरे हफ्ते रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। लगातार दूसरा हफ्ता था जब निफ्टी के लिहाज से, अगर रिटर्न के लिहाज से बात करेंगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और रियल एस्टेट रहे इस बार के टॉप गेनर। चलिए अब इस मार्केट में क्या करना चाहिए और आगे के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए आपको, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ विवेक कारवा मौजूद हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफी शानदार वीक रहा, इनफैक्ट पूरा ये जो लगातार दूसरा हफ्ता था जब हमने देखा
कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निफ्टी सेंसेक्स में देखने को मिला, रिकॉर्ड लेवल्स इन तीनों ही इंडाइसेस में देखने को मिले, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी। अब क्या लग रहा है आपको, जब सोमवार को हम खुलेंगे तो कौन से लेवल्स हैं जो कि आप वॉच करेंगे और आगे के लिए कौन से बड़े टारगेट की आप तैयारी कर रहे हैं? नमस्ते पूजा और सभी को, मतलब बधाई। हम सब नया हाई देख के आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी ऐसा है ना, इंडेक्स में तो बहुत अच्छी खासी पार्टी देखी है हमने और काफी स्ट्रांग था इंडेक्स पूरे हफ्ते। लेकिन अब तक आप अगर स्ट्रिक्टली अगर इन्वेस्टर से पूछो ना कि उनका पोर्टफोलियो भी अगर ऑल टाइम हाई मारा है क्या, तो पोर्टफोलियोज ने अभी तक नहीं मारा ऑल टाइम हाई। तो मार्केट में जितनी तेजी दिख रही है उतनी तेजी अभी तक है नहीं। और इसके कारण मैं तो काफी बुलिश हूँ मार्केट पे, क्योंकि आगे चल के मुझे लगता है कि जो स्पेस नहीं बढ़ा अब तक वो मेनली है आपका मिड एंड स्मॉल कैप। तो अगर मिड एंड स्मॉल कैप अगर यहाँ से परफॉर्म करता है तो मेरे हिसाब से और भी चाहे इंडेक्स बढ़ो नहीं बढ़ो, मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप्स आपको काफी अच्छे खासे रिटर्न्स आगे चल के दे सकते हैं। और पर्टिकुलरली आप देखिए, आईटी सेक्टर है, फार्मा है, मेटल्स है, ये सारे के सारे सेक्टर्स में अभी रिकवरी बहुत बाकी है। तो इन सेक्टर्स में जब रिकवरी आएगी, मुझे लगता है कि आईटी और फार्मा और मेटल्स निफ्टी को और नए स्तरों पे लेके जा सकता है। 100% पॉसिबिलिटी है वो। और शॉर्ट टर्म में ठीक है, एक हफ्ता पूरा हम लोग स्ट्रांग थे, तो आज फ्राइडे के चक्कर में थोड़ा मुनाफा वसूली हुई है, वो अच्छी बात है। मतलब मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसी स्तरों में अगर क्लोज होना तो अगले हफ्ते थोड़ा सा डर ज्यादा रहता है। तो थोड़ा मुनाफा बुकिंग हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि 18,600 से लेके 18,650 के बीच में कहीं ना कहीं इंडेक्स सपोर्ट लेगा। और अगले हफ्ते हो सकता है कि रैली कंटिन्यू रहे। बिल्कुल, तो रैली कंटिन्यू रहेगी। बाजार की हेल्थ में देखिए कोई दिक्कत नहीं है और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडेक्स में जरूर मुनाफा वसूली हुई, लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम देखेंगे तो जो पड़ला भारी था वो खरीदारी की तरफ ज्यादा था। आज खरीदारी वाले शेयर ज्यादा देखने को मिले और मिड कैप स्मॉल कैप जिसमें अभी तक एक्शन नहीं नजर आया, आज हमने देखा कि वहां पर भी बाइंग दिखनी शुरू हुई। इंडेक्स में भले मुनाफा वसूली थी, लेकिन बाजार का एक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपको डिम्पी बता भी रहे थे। लेकिन अब विवेक, फिर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे हफ्ते रियल एस्टेट सेक्टर काफी चले। हमने देखा कि टॉप परफॉर्मर थे, प्रेस्टीज एस्टेट, ओवरऑल रियल्टी जैसे स्टॉक टॉप परफॉर्मर रहे, वो तो चल ही रहे थे। साथ में जो इनकी एंसिलरी कंपनीज होती है, पाइप कंपनी, वो भी हम देख रहे थे कि काफी अच्छा प्रदर्शन वो भी कर रही थी। ये स्पेस आपको ओवरऑल कैसा दिखाई दे रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे? देखिए पूजा, अगर मतलब किसी को अगर इजी शब्दों में अगर समझाया जाए, तो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है, सेल्स, गाड़ियों की सेल्स अगर अच्छी चल रही है, तो वाजिब है कि ऑटो एंसिलरी और टायर कंपनीज भी अच्छी चलेगी। इनफैक्ट टायर कंपनीज अच्छी चल रही है। तो सिमिलरली अगर रियल एस्टेट अच्छा करता है, तो जो रियल एस्टेट एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोल लो, चाहे आप पाइप को ले लो, पेंट्स ले लो, सीमेंट ले लो, काफी जो मतलब एंसिलरी है एक्टिविटी, वो अच्छा करने ही वाला है। और इनफैक्ट आपके शो पे, मतलब ईटी नाउ स्वदेश पे, तो मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि मैं बुलिश हूँ रियल एस्टेट पे। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसमें और अच्छी खासी तेजी आनी अभी बाकी है। तो उतनी तेजी अभी तक आई नहीं है। और एक और पॉजिटिव ये है कि जो पॉवेल साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो पीक आउट हो गए हैं कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ से हो सकता है कि यूएस में और 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला लग रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स भी अगर पीक आउट होता है, तो वो बहुत पॉजिटिव होगा रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए। और एक सेगमेंट जो अभी तक रैली नहीं दिखाया है, वो है रियल एस्टेट हाउसिंग कंपनीज, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, चाहे वो एलआईसी हाउसिंग हो या पीएनबी हो या फिर कैनफिन होम्स हो, ये कंपनीज अभी तक रैली नहीं दी है। तो अगर रियल एस्टेट अच्छा करता है, तो हो सकता है अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इन कंपनीज में भी एक रैली देखने को मिले। बिल्कुल। तो ये राय आपको हाउसिंग सेक्टर पर दे दी गई है और अभी तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसा कि विवेक बता रहे थे, वो अब अभी चलना शुरू नहीं है, तो अब आने वाला समय उन्हीं का हो सकता है। वहां पर अच्छी बाइंग दिख सकती है, तो आप वहां पर नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मार्केट में कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। और इक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के एमडी और फंड मैनेजर सिद्धार्थ भैया ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार अगले
अगले 1 से 2 साल तक छोटे दायरे में रहेगा। हालांकि दूसरे बाजारों के मुकाबले भारतीय बाजार की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। मार्केट काफी रेंज बाउंड रहा है। भले ही निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, बट आप देखो कि ब्रेथ ऑफ द रैली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो मेरा ये है कि भाई अगले 1-2 साल तक शायद हम कंसोलिडेशन देखें और बहुत एक नैरो काइंड ऑफ रैली देखें। सो रन अवे बुल मार्केट तो नहीं दिखता मुझे ये लेवल पे, बट हाँ ग्लोबली आप देखोगे तो इंडिया इज हम वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। बाकी और कंट्रीज देखोगे तो बिल्कुल। चलिए एक और मैनेजमेंट को आपको सुनवा देते हैं। रेमंड ग्रुप के सीएफओ अमित अग्रवाल से हमने खास बातचीत की। स्टॉक में भी हमने देखा कि आज करीब 15-16% की तेजी देखने को मिली और यहाँ पर रियल एस्टेट और गारमेंट कारोबार में उनका कहना है कि काफी बेहतर स्थिति में है। साथ ही शादियों के सीजन में अब तक काफी अच्छी बिक्री दर्ज की गई है और आगे भी बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। जो इस समय इस क्वार्टर में शादियों का है कि 32 लाख शादियां हो रही है, वो हमको जून जुलाई अर्ली में पता चल गया था, जिसके कारण कि हमने कस्टमर्स के लिए नई डिजाइन्स नए स्कीम लॉन्च करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी के पास पहुंचा दिया था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, जिससे कि काफी अच्छी सेल्स हमको देखने को मिली है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर में भी काफी अच्छी शादियों का सीजन है। ऑलमोस्ट 44 डेज है शादी के नेक्स्ट क्वार्टर में भी। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि अगर हमारी एनआरआई वेडिंग्स जो पिछले 2 साल से नहीं हो पा रही थी, वो भी इस साल बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से हमारे टीआरएस फ्रेंचाइज बताते हैं, द रेमंड शॉप के फ्रेंचाइज बता रहे हैं कि उन्होंने काफी अच्छी सेल देखी है, क्योंकि वो काफी लार्ज टिकट वैल्यू की सेल्स होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपने रियल एस्टेट की बात एकदम ठीक करी, क्योंकि रियल एस्टेट में इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन फेस। क्योंकि जो एक आदमी फ्लैट खरीदता है, अपार्टमेंट खरीदता है, एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उसको कितना जल्दी मिल सके। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले 18 महीने में बताया कि जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है थाने में 10X, वो हम करीब करीब 2 साल पहले रेरा की टाइमलाइन के दे रहे हैं। तो इस साल के 10 दिसंबर को हम काफी नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स अपने रेसिडेंट्स को देंगे, उनको हैंडओवर करेंगे, जो 2 साल रेरा के पहले है। और हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया रेमंड एड्रेस बाय जीएस 3 और 4 BHK, उसमें भी बहुत अच्छी हमने सेल्स देखी। अभी हम 1 साल में हमने करीब करीब 390 अपार्टमेंट बेच चुके हैं। बिल्कुल। तो ये थे अमित अग्रवाल, रेमंड ग्रुप के सीएफओ। विवेक, रेमंड पर आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे। आज तो हमने देखा कि 15% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउस के जो लेवल्स थे 1300 के ऊपर के लेवल्स वो देख रहे थे रेमंड के लिए, वो भी आज अचीव हो चुके हैं। अब हमने मैनेजमेंट से भी बात की, उनको भी आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक उन्होंने जो शेयर किया काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। आपका क्या व्यू बन रहा है रेमंड पर? क्या ये स्तर सही है अगर किसी को एंट्री लेनी हो लॉन्ग टर्म व्यू से, या फिर अभी थोड़ा नीचे आने दे स्टॉक को? देखो पूजा, इतना अगर रैली दिया है तो थोड़ा बहुत करेक्शन वाजिब है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली पूछो ना, मतलब इन दामों में भी 1600 के दामों में भी रेमंड्स कॉस्टली, मतलब एज ए स्टॉक कॉस्टली नहीं लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज काफी फेयर लग रहा है मुझे। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई है, 5-10% का अगर करेक्शन आता है तो बहुत बढ़िया होगा एंट्री पॉइंट के लिए। और जैसे मैनेजमेंट ने कहा, इसमें 2 प्ले है, एक तो टेक्सटाइल तो है ही है और उसके अलावा रियल एस्टेट भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट पे मैं बुलिश हूँ, और इनफैक्ट टेक्सटाइल पे भी मुझे लग रहा है कि जितना नेगेटिविटी होना था ओवरऑल, मतलब ओवरऑल सेक्टर के ऊपर, वो टेक्सटाइल बॉटम आउट हो चुका है लग रहा है। और यहाँ से अगर मतलब वो सेक्टर भी ऊपर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों पे मैं बुलिश हूँ, और इस कंपनी में दोनों ही आपको एक बुफे टाइप मिल रहा है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे भी ठीक है, हो सकता है आगे चल के अच्छा करे। और जिस हिसाब से रियल एस्टेट जा रहा है, मुझे लग रहा है कि एंट्री ले सकते हो आप स्टैगर्ड मैनर।
बिल्कुल ठीक है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब एक और खबर की तरफ रुख करते हैं और ये खबर आ रही है ऑनलाइन गेमिंग स्पेस से। अप्रैल 2023 से ऑनलाइन गेम खेलने वालों को अब मुनाफे पर 30% टैक्स चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। सरकार बजट में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर टैक्स नियमों में संशोधन करने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। मेघना, बताइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स के टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करने की तरफ बढ़ रही है। तो जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बजट में इनकम टैक्स के अमेंडमेंट की तरफ गवर्नमेंट बढ़ सकती है, ताकि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं वो 30% TCS राइट एट द सोर्स जो विनिंग अमाउंट है उसमें से डिडक्ट कर सके, ताकि कोई भी टैक्स एवेजन का कोई भी स्कोप ना रहे। ये जैसा कि हम जानते हैं ₹10,000 ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड है TCS डिडक्ट करने के लिए, पर यह पाया गया है कि बहुत बार जो विनिंग अमाउंट होता है वो ₹10,000 के नीचे होता है, जिसकी वजह से TCS नहीं डिडक्ट किया जा सकता है। इसी की वजह से ही गवर्नमेंट इनकम टैक्स अमेंडमेंट के बारे में सोच रही है, ताकि ये मैंडेटरी किया जा सके कि कोई भी अमाउंट हो उसमें से 30% TCS डिडक्ट कर सके ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, ताकि विनर्स के ऊपर लाइबिलिटी ना आए और टैक्स एवेजन का कोई भी स्कोप ना रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि ₹58,000 करोड़ का लगभग विनिंग अमाउंट लास्ट 3 इयर्स में पाया गया है ऑनलाइन गेम्स में, जो कि टैक्स नहीं, जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया, तो इस पर टैक्स एवेजन पाया गया है। जिसके लिए CBDT ने नोटिस भी भेजे हैं ऑनलाइन गेम्स के विनर्स को। इसी सब को देखते हुए गवर्नमेंट ये मन बना रही है कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट की तरफ बढ़ा जाए। GST काउंसिल भी, जैसे हम जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पार्ट पर जो ऑनलाइन गेम्स पर कितना टैक्सेशन होना चाहिए उसको भी डिस्कस करने वाली है अपने आने वाली मीटिंग में, ताकि पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो ऑनलाइन गेम्स पर होना है वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो सके। बट फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आने वाले बजट में इनकम टैक्स एक्ट का अमेंडमेंट हो सकता है, ताकि TCS 30% मैंडेटरी किया जा सके ऑनलाइन गेम्स के विनर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ।